आज विद्यार्थियों हम बात करने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में निरंतर समय के अनुसार है ना वो वृद्धि हो रही है और उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो अगला अपना पार्ट आ रहा है जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि यानी कि किस प्रकार से यह जनसंख्या वृद्धि कर रही है। तो सबसे पहले इसमें अपन ये देखने जा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती है क्या होती है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के दौरान होने वाली वहां की जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अगर जनसंख्या धनात्मक हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि हो जाए धनात्मक हो जाएगी, या जनसंख्या कम हो रही है मृत्यु दर ज्यादा है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। यानी एक किसी निश्चित समय अवधि के दौरान, ये कोई क्षेत्र हो गया, निश्चित समय हो गया 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष के दौरान इस निश्चित क्षेत्र में कितनी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो कमी हुई हो या वो ज्यादा हुई हो, तो वो उस स्थान की जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि के कई पहलू होते हैं, या जनसंख्या कई पहलू बता सकते हैं, या अपन उसकी संकल्पनाएं बता सकते हैं। तो एक आता है इसमें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती क्या है, प्रकृति के अनुसार ये वृद्धि क्या होती है। तो प्राकृतिक आ गया कि इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार होती है। तो ये किस प्रकार से होती है, यानी एक निश्चित समय अवधि के दौरान जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है वो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। यानी इसे निम्न सूत्र द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, जन्म माइनस मृत्यु। यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रकृति के द्वारा जन्म, प्रकृति जन्म और मृत्यु प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी क्षेत्र के अंदर एक निश्चित समय अवधि के दौरान जन्म लेने वाले और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात होता है वो वहां की प्राकृतिक वृद्धि कहलाते हैं। जैसे किसी वर्ष विशेष में, जैसे मान लो 2025 की अपन बात कर रहे हैं, तो किसी एक क्षेत्र में जैसे मान लो 100 व्यक्ति वहां पर पहले से मौजूद थे, लेकिन इस 2025 के अंदर 50 व्यक्तियों ने जन्म लिया और वहां पर 15 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, तो उस क्षेत्र की यानी एक क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी। तो 100 तो ऑलरेडी पहले थे, लेकिन उसमें 150 हो गए और 15 चले गए, यानी कि वहां की 135 जनसंख्या होगी। तो ये 135 जो है वो वहां की क्या कहलाएगी, एक क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी, किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। यानी कि जन्म और माइनस के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात आती है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यानी वास्तविक वृद्धि क्या है। यह तो केवल प्राकृतिक वृद्धि थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि होती क्या है, यानी ये सारी क्रियाएं होने के बाद में जहां पर जनसंख्या शेष रह जाती है वो वहां की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान जन्म लेने वाले, मृत्युदर तथा अप्रवास और उत्प्रवास, उन सबका सम्मिलित रूप जो है ना उस क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। इस सूत्र के माध्यम से समझिए इसे कि जैसे जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, अप्रवास माइनस उत्प्रवास बराबर जो जनसंख्या रहेगी वो क्या कहलाएगी, वहां की वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। जैसे इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई एक प्रदेश है, वहां की अपन 2025 की जनसंख्या का मूल्यांकन कर रहे हैं कि 2025 में एक प्रदेश की जनसंख्या है ना वो कितनी रही है। तो एक उदाहरण के तौर पर अपन देख रहे हैं कि 2025 में एक क्षेत्र की जनसंख्या जैसे मान लो 100 व्यक्ति थी, कोई एक प्रदेश है या एज नामक उदाहरण लिया अपन ने, माना कि वहां की जनसंख्या 2025 में से पहले 100 व्यक्ति थे, वहां पर स्त्री पुरुष बच्चे सभी शामिल है इसमें। लेकिन 2025 के अंदर जन्म लेने वालों की संख्या 50 हो गई, लेकिन उनमें से 50 में से भी कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इन 100 में से भी कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और कुल मिलाकर वो कितनी हो गई, 20 हो गई। तो अब इसका आंकड़ा निकालना है, मैं केवल इसी क्षेत्र की बात करेंगे अपन। 100 तो थे तो 100, ये 50 तो हो गए, लेकिन उसी वर्ष 20 और मर गए, तो हमारे पास कितने बच गए, 130 बच गए। लेकिन अभी आगे और देखा गया प्लस अप्रवास, यानी व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से
अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो आते हैं, प्रवास करते हैं। जैसे कई व्यक्ति स्थायी तौर पर, जैसे अपन कहते हैं ना कि अमेरिका में लोग रह रहे हैं, कहते हैं कि ये भारतीय मूल के हैं, जर्मनी में रह रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। जो किसी स्थान पे चले गए और वहां पर स्थायी रूप से रहने लगे, लेकिन वो कहलाएंगे तो जहां पर उनका जन्म हुआ है उसी मूल के देश के कहलाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति इसमें आ जाते हैं। तो आप्रवास, ऐसे विदेशों से, अन्य क्षेत्रों से इस ए प्रदेश में, बीसीडीई क्षेत्र से लोग है ना, वो ए प्रदेश के अंदर आ गए और 15 व्यक्ति आ गए और यहाँ पर आकर रहने लगे। लेकिन कुछ व्यक्ति यहाँ से भी चले गए, भारत से भी या ए प्रदेश से भी चले गए। मान लो 5 व्यक्ति चले गए, तो इनका आंकड़ा शेष कितना बच गया? 10 बच गया। और हमारे पास पीछे वाला 130 था, तो इस प्रकार से 130 प्लस 10 बराबर 140, ये जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि कहलाते हैं। तो ए प्रदेश की जनसंख्या कितनी हुई 2025 में? 140 हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसमें ये जन्म दर की स्थिति है, ये मृत्यु दर की, आप्रवास और उत्प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर की अगर तुलना करें तो हमारे पास शेष बच गया 130। तो ये 130 तो क्या हो गई? ये आपकी प्राकृतिक वृद्धि हो गई। इस सूत्र में, इस सूत्र ये प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है। लेकिन वास्तविक वृद्धि की बात करें तो इसमें 2 चीजें और जोड़ दी जाती है, आप्रवास और उत्प्रवास। तो प्राकृतिक वृद्धि के तौर पर तो हमें 130 बच गया, लेकिन प्रवास हुआ है। प्रवास 3 प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन अभी 2 प्रकार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। तो हमारे पास 15 व्यक्ति कहीं बाहर से आए, लेकिन 5 व्यक्ति चले भी गए। तो बाहर से 15 आए, 5 चले गए, तो हमारे पास शेष 10 बच गए। और जो पहले से हमारे पास 130 बचे हैं, उनमें 10 को जोड़ दिया, तो ये 10 140 क्या होगी? किसी क्षेत्र की, यानी एक क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि हो गई है। तो ये इसका पहलू होता है जनसंख्या वृद्धि का। इसके बाद में 2 पॉइंट और पढ़ेंगे अपन, इसमें देखना, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यानी जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है? धनात्मक वृद्धि का मतलब हो गया कि जनसंख्या प्लस में आ रही है, वृद्धि हो रही है किसी क्षेत्र में, कमी नहीं हो रही है, लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। कमी और वृद्धि, कमी का होना ऋणात्मक होता है और ज्यादा का होना धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक क्यों हो रही है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि किसी क्षेत्र के अंदर एक निश्चित समय अवधि के दौरान जन्म लेने वालों की संख्या मृत्यु वाले संख्या से ज्यादा होती है। जैसे जन्म दर हो गई, या जन्म लेने वाले हो गए और मरने वाले हो गए, मृत्यु हो गई। किसी क्षेत्र में 50 जन्म ले रहे हैं और 15 मर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना शेष बच गया? 35। ये 35 क्या है? प्लस है। प्लस होने का मतलब ये धनात्मक हो गया, यानी कि जन्म ज्यादा ले रहे हैं और मर कम रहे हैं, किससे? जन्म लेने की अपेक्षा। तो वो उस क्षेत्र की धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। ऐसे एक पॉइंट और आता है इसमें, जनसंख्या का या जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि, यानी ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? यानी एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है, यानी कि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होगी। यहाँ पर तो जन्म दर 50 थी और मृत्यु दर 15 थी, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो मृत्यु दर 30 है और जन्म दर 10 है, तो यहाँ पर कितना बच गया? 20 बच गया। तो ये माइनस का 20 बचा है, तो यानी कि ये जनसंख्या क्या कहलाएगी? ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। तो ऐसे ये 4 पहलू होते हैं जनसंख्या वृद्धि के, जिसमें वास्तविक वृद्धि होगी, प्राकृतिक वृद्धि होगी, धनात्मक वृद्धि हो गई और ऋणात्मक वृद्धि होगी। ठीक इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अपन इसमें और देखेंगे कि जनसंख्या के घटक, जनसंख्या परिवर्तन। देखो अपन किसी क्षेत्र विशेष में हर भारत के अंदर हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद में जनसंख्या के आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं। तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होती है तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या कमी आती है, तो ये जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं इसे। अब ये कमी और ज्यादा क्यों आती है, उसे जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे अगला पॉइंट, जनसंख्या जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है या जनसंख्या कम और ज्यादा हो जाती है। तो इसमें 1 नंबर पर अपन देखेंगे अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर। अब अशोधित जन्म दर क्या होती है? अशोधित जन्म दर का मतलब हो गया कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान, एक
निश्चित समय अवधि के दौरान, या अपन ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, यानी एक वर्ष में, एक वर्ष के अंदर जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? अशोधित जन्म दर कहलाएगी। उसमें अपन एक सूत्र से भी परिभाषित कर सकते कि एक वर्ष विशेष में जीवित बच्चे तथा उस वर्ष की जनसंख्या, यानी उस वर्ष में कितनी जनसंख्या थी इंटू 1000, उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो कहलाएगा अशोधित जन्म दर। दोबारा देखना इसे, इसके परिभाषा सुनना कि एक वर्ष विशेष में स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? अशोधित जन्म दर कहलाती है। और इसे निम्न सूत्र से परिभाषित करते हैं कि एक वर्ष में जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, कि एक वर्ष कोई भी, जैसे 2025 हो गया, उस 25 के अंदर कितने बच्चों को जन्म दिया गया, और जो जन्म तो दिया गया लेकिन उन जन्म दिए गए बच्चों में जीवित कितने हैं। जैसे मान लो 10,000 बच्चे जन्म लिए 2025 में, लेकिन उनमें से 8,000 जीवित है, 2,000 बच्चे मर गए, तो वो 8,000 बच्चे यहाँ पर आएंगे। और 2025 की जनसंख्या है ना, उस वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, और फिर 1000 से गुणा कर देंगे। 8,000 को 1000 से गुणा करके उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वो उस क्या हो जाएगा? उस वर्ष का अशोधित जन्म दर कहलाएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है जनसंख्या परिवर्तन के अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर, यानी अब क्या है? अशोधित मृत्यु दर आ गई। अब अशोधित मृत्यु दर वही परिभाषा है, वही लागू होती है इसकी, कि एक वर्ष के अंदर जन्म दिए गए जीवित बच्चों में से मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000, यानी कि एक वर्ष विशेष के अंदर, वो 2025 के अंदर स्त्रियों द्वारा जो जन्म दिए गए जो बच्चे हैं उनमें मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष की जनसंख्या। तो यानी कि उस वर्ष, किसी वर्ष में अपन कह सकते हैं कि एक वर्ष में जन्म दिए मृतक बच्चों की संख्या, बटा उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000, यानी एक किसी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान जो बच्चे जन्म लिए गए थे, उन जन्म लिए गए बच्चों में जितनी बच्चों की मृत्यु हो गई ना, वो बच्चे तथा उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000। तो उस समय जैसे मान लो 10,000 बच्चों ने जन्म लिया, 2,000 बच्चे मर गए, उनको 1000 से अपन ने गुणा कर दिया, उस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी उसका इसमें भाग दे दिया गया, तो वो क्या कहलाएगी? उस क्षेत्र की अशोधित मृत्यु दर कहलाएगी। अब एक घटक और आता है इसमें, प्रवास। प्रवास के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो प्रवास, तो सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे कि प्रवास होता क्या है। प्रवास की परिभाषा इसमें देखो कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी एक स्थान पर आता और जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो जिस स्थान से व्यक्ति जाता है, जिस स्थान से जाता है, वो तो कहलाएगा उद्गम क्षेत्र कहलाता है, या उद्गम स्थान कहलाता है। जिस स्थान से जाता है या निकलता है, वो तो क्या कहलाएगा? उद्गम कहलाएगा। और जिस स्थान को जाता है, वो कहलाएगा गंतव्य कहलाएगा। गंतव्य स्थान कहलाता है। अब इसे समझो कि उद्गम और गंतव्य क्या होता है, कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने घर से निकल रहा है और दूसरे कोई शहर जा रहा है, ठीक है, तो जो अपने घर से निकल रहा है तो वो क्या कर रहा है? उद्गम हो रहा है उनका, वहां से निकल रहा है। और जिस स्थान को जा रहा है तो वो क्या हो गया? उसका गंतव्य कहलाता है। जिस शहर को जा रहा है, जिस स्थान पे जा रहा है, वो उसका गंतव्य कहलाता है। तो ऐसे प्रवास दो प्रकार से किया जाता है। अब प्रवास की कुछ धाराएं भी होती हैं कि अमूमन ज्यादातर प्रवास है ना, वो किस आधार पर होता है? तो एक तो होता है गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर,
इसको समझना आराम से। एक होता है गांव से शहर की ओर, शहर की ओर, और एक होता है शहर से शहर की ओर, शहर से शहर की ओर। ठीक है। एक होता है शहर से, शहर से गांव की ओर, गांव की ओर। ये चार प्रकार की धाराएं होती हैं कि मानव ज्यादातर इन क्षेत्रों की ओर है ना वो प्रवास करता है। और कई जगह ही है नहीं ये मानव के लिए प्रवास करने की, तो ये जगह अच्छी मानी जाती है, इस आधार पर है ना वो प्रवास करता है। तो अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रवास होता है। तो जैसे गांव से गांव की ओर जो व्यक्ति प्रवास करता है उसमें सबसे ज्यादा होता है विवाह, यानी व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है तो ये विवाह के दौरान होता है। ये प्रवास ज्यादातर स्त्रियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्त्रियां उनके द्वारा एक गांव से दूसरे गांव की ओर विवाह के दौरान अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में वो चली जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो क्या कहलाता है, आपका गांव से गांव की ओर का प्रवास कहलाता है। तो ये ज्यादातर विवाह के दौरान होता है और स्त्रियों के द्वारा ये प्रवास किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गांव से दूसरे गांव की ओर ये प्रवास होता है। दूसरा आ जाता है गांव से शहर की ओर, यानी गांव से शहर की ओर। तो ये प्रवास ज्यादातर शिक्षा के लिए भी होता है, शिक्षा और चिकित्सा सबसे ज्यादा, या एक और हो जाता है रोजगार, रोजगार। इन तीन कारणों से ज्यादातर ये प्रवास होता है कि लोग अच्छी, गांव में शिक्षा नहीं होती तो शहरों में चले जाते हैं, गांव के अंदर अच्छा उपचार नहीं मिल पाता, चिकित्सा सुविधा नहीं होती तो वो शहरों की ओर चले जाते हैं, और रोजगार के दौरान भी चले जाते हैं। तो ये इन तीन कारणों से होता है। एक होता है एक शहर से दूसरे शहर के कारण, तो उसमें शिक्षा भी शामिल है, रोजगार भी शामिल है, विवाह भी शामिल है, और चिकित्सा भी शामिल है। इनके कारण एक शहर से दूसरे शहर के अंदर ये प्रवास होता है। विवाह के दौरान चले जाते हैं, स्त्रियां चली जाती हैं, और रोजगार के दौरान भी, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए होता है। एक होता है गांव से गांव की ओर प्रवास, शहर से गांव की ओर प्रवास। ये प्रवास बहुत कम देखने को मिलता है, और वे व्यक्ति ये प्रवास करते हैं जो अपने क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं, क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं। तो क्षेत्र विस्तार वाले क्यों? क्योंकि गांव की जमीनें सस्ती होती है और शहरों की जमीनें महंगी होती हैं, इसलिए वो अपने शहरों की जमीनों को बेचकर गांव के अंदर आएंगे और कम मूल्य में वो लंबा चौड़ा क्षेत्र है ना वो खरीद सकते हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रवास की धाराएं होती हैं। अब देखना, प्रवास जो है ना वो तीन प्रकार का होता है। प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे अपन। एक तो हो गया आपका आप्रवास, हो गया आप्रवास, और एक हो गया उत्प्रवास, और एक हो गया ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। ये प्रवास है तो तीन प्रकार के होते हैं। अब इन तीन प्रकारों को अपन थोड़ा डिटेल से इसमें पढ़ेंगे कि ये प्रवास होते किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से अपने आगे की ओर है ना एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने के लिए है ना वो प्रेरित भी करते हैं। और ये प्रवास ही एक ऐसी चीज है या ऐसे घटक है जो जनसंख्या के परिवर्तन को ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रवास हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, प्रवास चाहे कैसा भी क्यों ना हो। तो आपका तीसरा घटक है इसमें प्रवास, और ये प्रवास तीन प्रकार का होता है। एक तो हो गया आप्रवास, दूसरा हो गया उत्प्रवास, और तीसरा हो गया ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। यानी इस प्रवास के कारण ही आज विश्व के अंदर ये भीड़ भाड़ है ना वो चलती है, क्योंकि आपने देखा होगा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह भीड़ कहीं आती है और जाती है। वो क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज देखने की वाली ये है कि जो प्रवास होता है ना वो स्थायी भी हो सकता है या अस्थायी, अस्थायी और स्थायी, दोनों प्रकार का ये प्रवास होता है। तो प्रवास कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटे, हफ्ते, महीने, वर्षों तक भी ये प्रवास होता है। तो जो भी परिवहन वगैरह साधनों में लोग आते जाते हैं ना वो प्रवास कर रहे होते हैं। तो प्रवास से जनसंख्या में काफी ज्यादा उथल पुथल होती है, काफी ज्यादा परिवर्तन होता है। तो आप प्रवास को देखो, पहले क्या होता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से किसी बाहरी स्थान से जो है ना तो वो आते हैं। आने वाले जो होते हैं किसी स्थान से, जैसे मान लो ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से लोग ए वाले स्थान पे आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आप्रवास कहलाता है।
फिर एक हो जाता है उत्प्रवास, यानी कोई दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जैसे ए स्थान से बी स्थान पर जा रहे हैं, कोई ए स्थान से बी स्थान के ऊपर जा रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका उत्प्रवास हो जाएगा। तो एक प्रवास जो है ना, अप्रवास भी होता है और उत्प्रवास भी होता है। जैसे ए स्थान से कोई व्यक्ति जा रहा है तो इसके लिए तो ये उत्प्रवास हो गया, लेकिन ये बी स्थान पे जा रहा है तो बी स्थान के लिए क्या हो गया, ये अप्रवास हो गया। तो प्रवास, उत्प्रवास और अप्रवास दोनों की भूमिका निभाता है। अब एक प्रवास और आता है ऋतु प्रवास। ये ऋतु प्रवास ज्यादातर चरवाहों के द्वारा किया जाता है। चरवाहे चरवाहे क्या करते हैं, अपनी मवेशी को साथ लेकर, मवेशी के साथ है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। जैसे ज्यादातर हिमालय की ऊपरी जो पर्वतीय जो श्रेणियां हैं वहां पर ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चरवाहे जैसे भोटिया प्रजाति के लोग हो गया, बुग्याल प्रजाति के लोग हो गया, गुर्जर प्रजाति के जो लोग होते हैं जनजाति के, वे इस प्रकार का प्रवास करते, अपने पशुओं को साथ लेकर वो चारण करवाते, पशु को चरवाते। तो ऊंचाई के ऊपर जब बर्फ जम जाती है तो वे अपने पशुओं को लेकर पर्वतों के नीचे इन तलहटियों में आ जाते हैं, और जब गर्मियों में ये बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ पर घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। जब ये घास के मैदान विकसित हो जाएंगे तो अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर चले जाते हैं, और बड़े घास के मैदान जो होते हैं, घास के मैदान मैदान ये उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाने जाते हैं। तो इन बुग्याल वाले जो स्थान है, चरवाहे जो है ना, वहां पर अपने पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। तो ये ऋतु के अनुसार जो प्रवास होता है वो ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में भी चरवाहों के लिए भेड़ बकरियां वगैरह उनके लेकर आते हैं, वो जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है अपने मवेशियों को लेकर वो वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। तो ये जनसंख्या परिवर्तन के आपके 3 घटक हो गए। अब इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और आ रहा है जनसंख्या वृद्धि में, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखो ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, ये इस सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का मूल्यांकन करने तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। क्या? जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने तथा किसी क्षेत्र की जनसंख्या का पता लगाने के लिए इस जनसंख्या के जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसके 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। प्रथम अवस्था, ये आज से लगभग 200 वर्षों पहले जो प्रचलित थी वो व्यवस्था थी। द्वितीय व्यवस्था है, ये द्वितीय व्यवस्था जो मध्य के काल में थी, मध्य समय में। और तृतीय व्यवस्था, जो तृतीय व्यवस्था जो है ना वो वर्तमान में चल रही है। इस प्रकार से 3 अवस्थाएं इसकी मानी गई, और तीनों अवस्थाओं का जो सम्मिलित अध्ययन होता है वो जननांकीय चक्र कहलाता है। जननांकीय चक्र कहलाता है। इन तीनों अवस्थाओं का सम्मिलित अध्ययन जननांकीय चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार से इस जनसंख्या वृद्धि के अंदर जो भिन्न-भिन्न प्रकार के पहलू का अध्ययन किया गया, जिसमें जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से होती है, प्राकृतिक वृद्धि हो गई, वास्तविक वृद्धि हो गई, इसके अलावा धनात्मक वृद्धि होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी, या जननांकीय जनसंख्या जो परिवर्तन है उसके कुछ घटक देखे अपन, जिसमें अशोधित जन्म दर हो गई, अशोधित मृत्यु दर हो गई तथा प्रवास हो गया। और प्रवास भी फिर 3 प्रकार का था, अप्रवास, उत्प्रवास और ऋतु प्रवास। अब इसमें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के बाद में एक चीज और रह गई अपनी, वो देखेंगे इसमें प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। कोई नहीं चाहता अपने घर को छोड़ना, लेकिन प्रवास उसे मजबूर कर देता है। तो ऐसा क्या है कि लोगों के न चाहते हुए भी अपने जन्म स्थान, मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे कारकों के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि कई व्यक्तियों को देखते हैं 10-10, 5-5, 4-4 वर्षों तक अपने घर से बाहर रहते, कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कारक हैं वो उन्हें मजबूर कर देते हैं। तो इन कारकों में 1 नंबर पे आता है आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, यानी अपकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष, अपनी ओर आकर्षित करना, या अपन ये कह सकते हैं आकर्षित करना। ये आकर्षित करने वाले जो कारक होते हैं वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे मान लो आपको घर से आप जाते हो, जैसे पढ़ने के लिए आप जा रहे हो, तो जब आपके घर है या आप जिस स्कूल में जा रहे हो उसके बीच में बहुत से स्कूलें आती है, लेकिन आप उसमें
नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप जिस स्कूल को जा रहे हो वहाँ की सुविधाएँ, वहाँ पर शिक्षा का स्तर, वहाँ पर हमें हर प्रकार की समस्या या शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अच्छा वातानुकूलित परिसर मिलता है, अच्छे उसका मैनेजमेंट मिल जाता है, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। तो वहाँ का ये जो अच्छा शब्द है, हर गतिविधि से जुड़ा हुआ जो अच्छा शब्द है ना, ये उस बाहरी क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नहीं चाहे तो अपन कई बार होता है अपने पड़ोस में जो है ना, स्कूलें होती है लेकिन अपन नहीं जाते वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ये अच्छा शब्द नहीं मिलेगा आपको। अच्छा शब्द का मतलब शिक्षा से, मैनेजमेंट से, आने-जाने के लिए टीचर से, हर चीज़ से जुड़ा हुआ यानी कि अच्छी सुविधा जिसे अपन कह सकते हैं वो नहीं मिलेंगी। तो जहाँ पर जिस क्षेत्र पे अच्छी सुविधाएँ होती हैं वो क्षेत्र अपने आप को आकर्षित करते हैं। ठीक वैसे ही स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई, अपने सिर दर्द होता है तो अपने पड़ोस की परचून की दुकान है, मेडिकल से सिर दर्द की टैबलेट ले आए और ठीक हो गए। क्या अपनी हालत काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी वाली स्थिति हो जाती है तो क्या अपन मेडिकल की दुकान से वो चीज़ ले सकते हैं? वहाँ पर सुविधा ही है नहीं है। तो अपन सबसे पहले ये स्थिति होते ही क्या करेंगे? हमारे दिमाग में सिर दर्द होते ही ये दिमाग में आएगा कि चलो वहाँ टैबलेट ले लो, आराम आ जाएगा। लेकिन रेयर कंडीशन हो जाती है तो सीधा अपन करते हैं कि बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ पर वो सुविधाएँ लेते हैं। बड़े शहर में भी हॉस्पिटल बहुत है, लेकिन अच्छी सुविधा वाले स्थान पे जाते हैं। तो जो अच्छी सुविधा है, वो हमें विभिन्न क्षेत्रों से आकर्षित करती है। तो ये अपकर्ष कारक कहलाते हैं। फिर एक होता है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा आ गया प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक का मतलब इसमें क्या होता है कि न चाहते हुए, न चाहते हुए ये भी घर से निकलना, यानी प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है धकेलना। जब हट तू यहाँ नहीं आएगा, चल हट यहाँ से, धक्का मारा जा रहा है, धकेला जा रहा है, वो क्या होता है? प्रतिकर्ष होता है। आपने देखो चुंबक के दो सिरे देखे होंगे, एन और एस। जब एन, जैसे आपने ये चुंबक ऐसे देखी होगी, छोटी क्लासों में पढ़ी होगी आपने, ऐसे साइंस में पढ़ाया गया होगा कि ये दो चुंबक हैं, ये एन सिरा है और ये भी एन सिरा है, ये एन सिरा है और ये एस सिरा है। तो ये तो दोनों आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। लेकिन ये एन एन सिरे जो है ना आपस में एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। या जैसे एस एस सिरे है, एस हो गया, एस हो गया, तो ये भी आपस में एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। यानी कि समान गुण वाली चीजें जो है ना वो आपस को एक दूसरे को धकेलती है। तो ये तो आकर्षित कर रही है एन एस तो, और एन एन या एस एस एक दूसरे को दूर धकेले, तो प्रतिकर्ष धक्का लगा रही है। जैसे गरीबी है, गरीबी प्रतिकर्ष कारकों में है कि गरीबी जो है ना वो क्या कर रही है कि हमें ज्यादातर अपने और आने के लिए मजबूर, घर से निकलने के लिए मजबूर करती है। गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई तथा अन्य सुविधाएं जो है वो हमें क्या करती हैं? प्रतिकर्ष करती है, हमें धक्का लगाती है। वो क्या कहती है कि हमें आने के लिए मजबूर करती हैं, घर से निकलने के लिए वो क्या करती हैं? मजबूर करती हैं। वो ये कहती हैं कि अभी आपकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे कारक जो हमें घर से निकलने के लिए मजबूर करते हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तो गरीबी हो गई या बेरोजगारी हो गई, लोगों को एक एक दो दो पांच पांच वर्षों तक घर से बाहर रहने के लिए मजबूर करती हैं। तो कोई ये नहीं चाहते अपन कि बाहर निकले, घर पे रहें, घर वाले सबको अच्छे लगते हैं लेकिन मजबूर हैं, करें क्या? गरीबी है। अगर हम घर पे रहेंगे तो गरीबी भी घर पे रहेगी, हम बाहर जाएंगे तो गरीबी को बाहर निकाल पाएंगे क्योंकि अपन रोजगार मिलेगा, अच्छे पैसे लाएंगे तो गरीबी अपने आप, दरिद्रता है ना वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे कारक है जो लोगों को न चाहते हुए भी घर से मजबूर होने के लिए निकालते हैं। तो ऐसे कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अगली वीडियोज में हम लेके आएंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर इसी प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन होता रहा, उथल पुथल होती रही, आए दिन जनसंख्या विस्फोट होता रहा, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी हमें थॉमस माल्थस जो का सिद्धांत था, थॉमस माल्थस ने दिया था कि आने वाले समय, उन्होंने 1798 में दिया कि आगे की वीडियोज में अपन बात करेंगे कि अगर जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही तो युद्ध के हालात उत्पन्न हो जाएंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण पे अपन बात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।